दोस्तों, कनाडा हमेशा से ही पंजाबियों की पहली पसंद रहा है। और ऐसा क्यों है, इसका रीजन तो शायद वही जानते हैं। लेकिन 90s में कनाडा का एक केस बहुत फेमस हुआ था यार, जिसका खुलासा 2003 में जाकर हुआ। और ये बिल्कुल रियल स्टोरी है। ये कहानी है कनाडा में रहने वाला बलविंदर धालीवाल की, जो दूसरे पंजाबियों की तरह दिखने में एक हार्ड वर्किंग इंडियन इमिग्रेंट ही था, जो अपनी बीवी कुलजीत के साथ एक ऑटो रिपेयर शॉप चलाता था। लेकिन इसके पीछे की रियल स्टोरी कुछ और ही थी। और हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि उनकी ये स्टोरी किसी भी बॉलीवुड मूवी से ज्यादा कॉन्स्पिरेसी से भरी हुई थी। क्योंकि एक नॉर्मल ऑटो रिपेयर करने वाला भला कैसे इतने कम समय में भैया 125 करोड़ का मालिक बन गया, और क्या किया था इस बलविंदर धालीवाल ने, जो इंटरनेशनल पुलिस को इसे पकड़ने के लिए दिन रात एक करनी पड़ी। तो बात यह है कि धालीवाल ने कार रिपेयर शॉप तो सिर्फ दिखावे के लिए खोल रखी थी। असलियत तो ये थी कि वो लग्जरियस कार्स की चोरी करके उन्हें मार्केट में रीसेल करता था। अब ये पूरा खेल कैसे खेला जा रहा था, इसे समझने से पहले तो हमें लग्जरियस कार्स के बारे में जानना जरूरी है कि उसे चुराना कितना मुश्किल है और कैसे धालीवाल ने इस मुश्किल काम को आसान बना दिया। देखिए, लग्जरी कार्स लग्जरी सिर्फ इसलिए नहीं होती हैं क्योंकि वो महंगी और दिखने में बेहद खूबसूरत लगती हैं, बल्कि उन्हें जो चीज नॉर्मल कार से अलग करती है वो होते हैं उनके पावरफुल फीचर्स। क्योंकि इन कार्स में सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें एडवांस्ड अलार्म सिस्टम्स और कंप्यूटराइज्ड इनक्रिप्टेड कीज जैसे सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स पहले से इंस्टॉल्ड होते हैं, जिससे चुराई गई गाड़ियों की पहचान करना आसान हो जाता है। इतनी सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स के बावजूद भी धालीवाल ने एक या दो नहीं बल्कि दिन में 30-30 गाड़ियों पर हाथ साफ किया। एक्चुअली उसने मैकेनिक के तौर पर काम किया था और इसी एक्सपीरियंस ने उसे मालामाल कर दिया। उसने ये कार चुराने का बिजनेस 90 के दशक में शुरू किया, जब वो एक स्क्रैप यार्ड में गया और वहां उसे एक BMW कार मिली, जो एक्सीडेंट के बाद पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। धालीवाल ने इस स्क्रैप को खरीद लिया क्योंकि उसे कार में नहीं बल्कि कार के VIN में इंटरेस्ट था। VIN यानी कि व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये एक यूनिक नंबर होता है जिसे फैक्ट्री से ही इशू किया जाता है, और एक कार के अंदर बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स पर यह VIN मेंशन किया गया होता है, ताकि पुलिस आसानी से एक चोरी हो चुकी कार और उसके पार्ट्स को पहचान पाए। लेकिन भैया धालीवाल ने तो इस VIN को ही बदल दिया। दरअसल उसका प्लान इसी VIN का इस्तेमाल करके इसे एक दूसरी कार पर लगाने का था, जिसके लिए उसे एक दूसरी कार भी चाहिए थी। और इस काम के लिए उसने क्लाउड एलर्जी नाम के एक प्रोफेशनल थीफ को हायर किया और उसे उसी मॉडल की BMW चुराने के लिए कहा। क्लाउड की रेपुटेशन कनाडा में एक मास्टर थीफ की थी और उसके पास इस काम के लिए सफिशिएंट स्किल और टूल्स मौजूद थे। एक स्पेशलाइज्ड टूल की मदद से सबसे पहले उसने कार के दरवाजे को खोला, जिससे कि सिक्योरिटी अलार्म ना बजे। लेकिन इसके बाद उसे इंजन इमोबिलाइजर को भी डिसेबल करना था, जिसके बिना कार को स्टार्ट नहीं किया जा सकता था। इसके लिए उसने एक चुराए गए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया, जो कि सिर्फ कार डीलरशिप्स के पास होता था, ताकि वो कार के कंप्यूटर को रीप्रोग्राम कर सके। इस कार को चुराने के बाद उसे धालीवाल के वेयर हाउस में लाया गया, जहां उसने हर जगह से इसके VINs को रिमूव करना शुरू कर दिया। कुछ VIN स्टिकर तो कार की विंडशील्ड और नंबर प्लेट पर ही लगे हुए थे, इसलिए उन्हें रिमूव करना आसान था। लेकिन सभी VINs को रिमूव करने के लिए उसे कार पर घंटों काम करना पड़ा और हर एक पार्ट को चेक किया गया। जब फाइनली ये काम हो गया तो अब दूसरा काम था इस कार को एक नई आइडेंटिटी देने का। उसने अपने एक कॉन्टैक्ट की मदद से नकली VIN स्टिकर्स बनवा लिए थे, जो उस कार के थे जो उसे स्क्रैप में मिली थी। लेकिन भैया सिर्फ इतना काफी नहीं था, क्योंकि बहुत सी कार्स ऐसी भी होती हैं जिनके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर भी VIN को मेंशन किया होता था, इसलिए उसे कार का कंप्यूटर भी रिप्लेस करना पड़ा। लेकिन सिर्फ यहाँ पर ही वो नहीं रुका, बल्कि उसने फिर इस कार के जाली डॉक्यूमेंट्स भी बनवाए, जिसमें उस कार की पूरी सेल्स हिस्ट्री को रेप्लिकेट करने के लिए जाली इनवॉइसेस बनाए गए। और ये डॉक्यूमेंट्स इस कदर बनाए जाते, जब कार को रजिस्टर करवाने का वक्त आता तो किसी को भी इस पर शक नहीं हुआ, और इस तरह वो एक चुराई गई कार को एक नई आइडेंटिटी दे देता था। ये बिजनेस काफी प्रॉफिटेबल था, क्योंकि हर कार को चुराने के लिए वो क्लाउड को $5000 देता था और $2500 में वो फेक VIN स्टिकर्स खरीदता था। इसके अलावा इन नंबर्स को रीइंस्टॉल करने के लिए उसे एडिशनली $500 और खर्च करने पड़ते। लेकिन क्योंकि इस तरह की कार्स की रीसेल वैल्यू काफी हाई होती है, इसलिए वो आसानी से एक $80,000 की कार खरीदकर उसे $70,000 में बेच सकता था।
सारी डॉक्यूमेंटेशंस और प्राइस को देखकर उसके कस्टमर्स को भी ये शक नहीं होता था कि ये छुए गई कार्स हैं। एक बार जब उन्हें ये पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गया तो उसके बाद स्क्रैप यार्ड्स में जाकर ज्यादा से ज्यादा VINs कलेक्ट करने लगे और फिर वो क्लाउड को एक लिस्ट दे देता था जिसमें चुराई जाने वाली कार्स की डिटेल्स मेंशन होती। लेकिन जल्द ही उसे समझ में आ गया कि साहब स्क्रैप यार्ड्स पर उसे इतनी कार्स तो नहीं मिलेंगी जितना वो चाहता है। इसलिए उसने कैलिफोर्निया में अपने एक दूसरे कॉन्टैक्ट से बात की जो एक कार लॉट में काम करता था। वो वहां से भी VINs लेने लगा क्योंकि उसे पता था कि ये अमेरिकन कार्स और कनाडा में जनरली नहीं आएंगी, इसलिए पुलिस को कभी भी सेम VINs की कार नहीं मिलने वाली और वो आसानी से अपना ऑपरेशन चला सकता है। इसके बाद उसने पूरे नॉर्थ अमेरिका में ऐसी एक टीम बना ली जिसका काम सिर्फ कार लॉट्स और पार्किंग स्पेसेस में लोगों के VINs चुराना था। अब क्योंकि VINs उनके पास आने लगे थे तो अब वक्त था असली कार्स चुराने का। क्लाउड ये सभी कार्स खुद नहीं चुरा सकता था, इसलिए धालीवाल ने कार चुराने के लिए भी एक अलग टीम बनाई जिसे क्लाउड ट्रेन किया करता था। ट्रेनिंग से गुजरने के बाद इन चोरों को पता होता था कि किस तरह की कार के लिए कौन से टूल्स की जरूरत होगी। ये लोग ज्यादातर एयरपोर्ट से कार चुराया करते थे क्योंकि वहीं पर लोग कई दिनों तक अपनी कार्स को पार्क करके छोड़ देते हैं। ये एक जीनियस सिस्टम था क्योंकि जिन कस्टमर्स को ये वो कार्स बेचा करते थे कुछ महीने बाद वो उन्हीं के यहाँ जाकर फिर से उस कार को चुरा लेते थे जिससे उनके पास सप्लाई की कोई कमी नहीं होती थी। अब बढ़ती डिमांड को देखते हुए धालीवाल ने कार डीलरशिप्स के अंदर काम करने वाले लोगों को भी पे करना शुरू कर दिया जिससे कि वो कार की डुप्लीकेट चाबियां बनवा कर उसे दे सके और इसकी मदद से वो अब डायरेक्टली शोरूम से भी ये कार्स चुरा सकता था। जल्द ही कार्स की चोरी होने की रिपोर्ट्स पुलिस तक भी पहुंचने लगी और उन्होंने भी अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। 1999 में धालीवाल एक बार अरेस्ट भी हुआ क्योंकि पुलिस को उसके पास चुराई गई कार मिली थी, लेकिन जेल में होने के बावजूद भी उसका बिजनेस नहीं रुका क्योंकि उसकी बीवी कुलजीत ने अब सारी जिम्मेदारी संभाल ली थी। अब देखिए धालीवाल को जल्द ही जेल से छोड़ तो दिया गया और पुलिस को भी ये समझ आया कि अगर धालीवाल के पूरे नेटवर्क को एक साथ खत्म करना है तो सिर्फ उसे अरेस्ट करने से काम नहीं चलेगा साहब, बल्कि उन्हें उनके क्राइम्स का प्रूफ चाहिए होगा ताकि कोर्ट में उसका जुर्म साबित किया जा सके। अब इस काम के लिए उन्हें सबसे पहले एक अंडरकवर एजेंट को धालीवाल के गैंग में शामिल करना था, लेकिन इस समय काम के लिए जरूरी था कि धालीवाल की गैंग का कोई भी मेंबर उनके साथ कोऑपरेट करे, जो कि काफी मुश्किल था। अब पुलिस को यह मौका तब मिला जब उन्होंने उसकी गैंग के एक मेंबर को कार चुराते हुए पकड़ लिया और जेल जाने से बचने के लिए वो पुलिस के साथ कोऑपरेट करने के लिए राजी हो जाता है। अथॉरिटीज ने उससे केली नाम के एक अंडरकवर एजेंट को धालीवाल से इंट्रोड्यूस कराने के लिए कहा और उसने ऐसा ही किया। जल्द ही केली को धालीवाल ने अपने गैंग में शामिल कर लिया। केली का रोल बहुत सिंपल था, उसे एक स्किल्ड कार थीफ की तरह एक्ट करना था ताकि वो धालीवाल की पूरी वर्किंग और नेटवर्क को समझ सके। अब अगले कुछ महीनों तक केली ने धालीवाल का विश्वास जीतने के लिए काफी अच्छा काम तो किया। ऐसे ही एक इंसिडेंट में उसने गैंग में काम करने के तरीके को करीब से समझा। केली ने देखा कि जब वो एक कार डीलरशिप से कार्स चुराने के लिए गए तो डीलरशिप के एक एम्प्लॉय ने उनसे बात करते करते अचानक से कार की सीट पर एक चाबी छोड़ दी और वहां से चला गया। बाद में इसी एम्प्लॉय को उसने धालीवाल की वर्कशॉप में भी देखा, लेकिन इस बीच एक ऐसा मौका भी आता है जब केली का सच बाहर आ सकता था। गैंग के अंदर रहते हुए उसने एक दूसरे गैंग मेंबर को भी पुलिस में रिक्रूट करने की कोशिश की थी, जिसने ये बात धालीवाल को बता दी। लेकिन केली को अब धालीवाल के साथ काम करते हुए इतना वक्त तो हो गया था कि उसने इस बात पर यकीन ही नहीं किया। इस इंसिडेंट की वजह से अब पुलिस को भी डर लगने लगा था कि अगर केली की सच्चाई बाहर आ जाती है तो हो सकता है कि धालीवाल शहर छोड़कर ही भाग जाए या फिर केली की अपनी जान भी खतरे में हो सकती थी। इसलिए उन्हें जल्द ही कोई एक्शन जरूर लेना था। उन्होंने एक स्ट्रिंग ऑपरेशन प्लान किया जिसमें केली ने धालीवाल को 2 पुलिस ऑफिसर से मिलवाया जो एक BMW और एक टोयोटा कार को खरीदने वाले कस्टमर्स की एक्टिंग कर रहे थे, लेकिन इस डील के दौरान उनके पास सफिशिएंट सबूत आ गए। अब ऐसे में जब धालीवाल इन चोरी की हुई कार्स को बेचने की कोशिश कर रहा है तो उन्होंने अपनी आइडेंटिटी रिवील की और धालीवाल को अरेस्ट कर लिया। मजेदार बात तो यहाँ पर यह थी कि अभी ये ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ था। जी हाँ साहब, क्योंकि धालीवाल को ही नहीं बल्कि केली को भी अरेस्ट कर लिया गया था और दोनों को ही एक लॉकअप सेल में डाल दिया गया। अरेस्ट के समय धालीवाल के पास से कई सारे पैकेजेस भी मिले जिसमें फेक VINs भरे हुए थे। इसके अलावा उनके पास धालीवाल का कंप्यूटर भी था जिसमें ऑपरेशन के बारे में काफी डेटा था और साथ ही उन्हें नकली डॉक्यूमेंट्स का एक कलेक्शन भी उनके पास से मिला। पुलिस कस्टडी में धालीवाल को अभी तक ये शक नहीं हुआ था कि केली भी पुलिस के साथ शामिल था, लेकिन केली को एक रिकॉर्डिंग डिवाइस पहना दिया गया था
जब दोनों अकेले थे तब उनके बीच बातें होने लगी और धालीवाल ने कैली से ये कहना शुरू कर दिया कि वो पुलिस से कहे कि वो ये नहीं जानता था कि ये व्हीकल्स चुराए गए हैं। इसके बाद उसने उसे पूरी एक कहानी सुनाई जो कि उन्हें पुलिस के सामने रखनी थी। इसके बाद पुलिस ने धालीवाल को इंटेरोगेशन के लिए बुलाया, जहां उसे पहला शॉक लगा क्योंकि इंटेरोगेशन टीम के साथ कैली भी आया था, लेकिन इस बार वो अपनी पुलिस यूनिफॉर्म में था। धालीवाल को समझ में आ गया कि वो पूरी तरह एक्सपोज हो चुका है और जो भी बहाना वो सोच कर आया था उसे वो पहले ही कैली के सामने वो रख चुका है। इसके अलावा कई महीनों से कैली उनकी गैंग के साथ था, जिस वजह से उसे उनके नेटवर्क्स और वर्किंग के बारे में भी काफी जानकारी हो गई थी। फाइनली धालीवाल के साथ साथ उसकी पत्नी कुलजीत और 3 और एम्प्लॉयज को भी अरेस्ट किया गया जो उसकी वर्कशॉप में काम करते थे। क्लाउड को भी बहुत जल्दी पकड़ लिया गया और उसे 7 साल की जेल की सजा हुई। इसके अलावा उसकी गवाही ने इस केस को और स्ट्रॉन्ग कर दिया और धालीवाल को 10 साल की सजा दी गई और पुलिस की मेहनत रंग लाई। लेकिन यहाँ पर ही कहानी खत्म नहीं होती है। भैया धालीवाल को जब जेल से बाहर निकाला गया तो ये अज्यूम किया गया था कि अब शायद वो सुधर जाएगा, क्योंकि ना सिर्फ वो 10 साल जेल में रहा था बल्कि इन 10 सालों में वो काफी बूढ़ा भी हो चुका था। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ और 66 साल की उम्र में धालीवाल और पुलिस का एक बार फिर से आमना सामना हुआ। जनवरी 2022 में धालीवाल को दोबारा से एक दूसरे कार थेफ्ट रिंग में उसकी इन्वॉल्वमेंट के लिए पकड़ा गया। इस पुलिस ऑपरेशन में करीब $1 मिलियन के चुराए गए व्हीकल्स की रिकवरी की गई और उसे 6 महीने के लिए फिर से जेल भेज दिया गया। धालीवाल का केस चर्चा का विषय इसलिए भी बन गया क्योंकि बहुत से ऑफिसर्स का मानना था कि बिना करप्ट ऑफिशियल्स और पुलिस ऑफिसर्स के इतने समय तक उसके लिए पुलिस से भागना इम्पॉसिबल था। कुछ का यह भी मानना था कि धालीवाल को अरेस्ट करने के बाद भी वो इस क्रिमिनल नेटवर्क को पूरी तरह से नहीं समझ पाए। उनके मुताबिक धालीवाल तो इस पूरे ऑपरेशन में बस एक प्यादा भर था, जबकि इसका मास्टरमाइंड कोई और ही है। इसका सबूत हमें इस तरह भी मिलता है कि इस तरह के इंटरनेशनल कार थेफ्ट रिंग्स हमें अभी भी अमेरिका और वेस्ट में मिलते हैं, जो आपस में काफी कनेक्टेड होते हैं। इसी तरह का एक मामला पाकिस्तान में भी सामने आया था। जब लंदन में चुराई गई एक बेंटली को अथॉरिटीज ने ट्रेस किया तो पता चला कि वो कार तो इस वक्त कराची में है। इस इन्वेस्टिगेशन में भी बहुत सी ऐसी बातें सामने आई थी जिन्होंने दुनिया को हैरान कर दिया था, क्योंकि जिस आदमी ने ये चुराई गई कार खरीदी वो पाकिस्तान के मिलिट्री में सीनियर ऑफिसर था। इसके अलावा इस कार को पाकिस्तानी नंबर के साथ पाया गया, जिसका मतलब था कि भैया उसे उन्होंने आरटीओ में रजिस्टर भी करवा लिया था। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात ये थी कि आखिर ये कार बिना डिटेक्ट हुए कराची कैसे पहुंची। छानबीन में ये सामने आता है कि इस कार को एक फॉरेन डिप्लोमेट द्वारा अपने पर्सनल आइटम्स के साथ पाकिस्तान में लाया गया था। अब क्योंकि डिप्लोमेट्स को इम्यूनिटी मिलती है और उनकी चीजों को कस्टम्स वाले चेक नहीं करते, इसलिए किसी ने भी रास्ते में इस कार को नहीं पकड़ा। इस डिप्लोमेट को बाद में पाकिस्तान से वापस बुला लिया गया था। लेकिन सिर्फ ये एक उदाहरण था कि इस तरह के नेटवर्क्स कितनी दूर तक फैले हुए हैं और उसमें कितने सीनियर लेवल के अधिकारी भी शामिल होते हैं। धालीवाल के साथ भी ये अज्यूम किया जाता है कि वो अपनी ऑटो रिपेयर शॉप में जो कर रहा था वो सिर्फ उसका अपना बिजनेस नहीं था, बल्कि वो एक बड़ी रिंग का पार्ट था। लेकिन जिन हालातों में उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा किए गए थे उसमें ये एविडेंस ढूंढना और भी मुश्किल था और धालीवाल से भी एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता था कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के राज इस तरह से खोल देगा। अगर नंबर्स की बात करें तो जहां धालीवाल और उसकी गैंग अपने ऑपरेशन की शुरुआती दिनों में हर हफ्ते करीब 5 से 6 कार चुरा रहे थे, जब उन्हें अरेस्ट किया गया तब ये नंबर एक दिन में बढ़कर 30 हो गया था और पूरे कनाडा और यूएस में उनके पास ऐसे लोग थे जो VIN से लेकर कार चुराने का काम करते थे। इसके अलावा बहुत सारे शोरूम एम्प्लॉयज भी इसमें अरेस्ट किए गए। धालीवाल ने 2003 में अरेस्ट होने तक सिर्फ चुराई गई कार से ही $9 मिलियन का प्रॉफिट कमा लिया था और 2003 के $9 मिलियन आज के हिसाब से तकरीबन $15 मिलियन के करीब है, जिन्हें अगर हम भारतीय रुपयों में देखें तो उनकी कीमत 125 करोड़ के आसपास होगी। इसके अलावा साहब कनाडा में मौजूद इंडियन इमिग्रेंट्स और भी कई तरह के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स में शामिल हैं, जिनके साथ धालीवाल के अच्छे कॉन्टैक्ट्स थे और यही वजह थी कि इंडस्ट्री में धालीवाल की न सिर्फ लोग इज्जत करते थे बल्कि उससे डरते भी थे। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या 2022 में दोबारा सेम क्राइम के लिए अरेस्ट होने के लिए धालीवाल को और भी कड़ी सजा मिलनी चाहिए थी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। उम्मीद है आपको आज के इस वीडियो में काफी कुछ नया मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।